Hello people, this is Soumya from Soumyasphere and today we are back with yet another interesting research और आज का हमारा research है the ideological difference between the left wing and right wing in India, right? तो जो हमारा लेफ्ट विंग और राइट विंग की आज की आइडियोलॉजीज हैं वो आती हैं बहुत ही पुराने समय से। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स का राज था, जब कॉलोनियल टाइम था इंडिया में, तब इन राइट विंग और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज के रूट्स पड़ने शुरू हुए थे और इन्हीं से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहा है, अफेक्टेड रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजीज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो हमें जाना पड़ेगा कॉलोनियल टाइम्स में। तो क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स हमें रूल करते थे तो जिस तरह से उनके अत्याचारों से, उनके सप्रेशन से हमारी सोसाइटी के, द इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस ने जिस तरह से डील किया, जिस तरह से उनको रिएक्ट किया, वही फाइनली बेसिस बना लेफ्ट विंग और राइट विंग का। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। इंडिया वॉज वंस अ वेरी रिच नेशन, राइट? लेकिन धीरे 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 ब्रिटिशर्स ने हमारा सारा वेल्थ ड्रेन कर दिया। हमारे यहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी आई, एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट आया। इस वजह से जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, जो इंडियन थिंकर्स थे, जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव निकालने का कोशिश किया फॉर कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, राइट? तो वहां से जो शुरुआत हुई वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई। इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को, रिलीजन को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की। हमारी प्रैक्टिसेस के ऊपर बैन्स लगाना शुरू कर दिया। इसको देखते हुए इंडियंस ने महसूस किया कि हमारे कल्चर को किसी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हमें उसको थोड़ा सा रिवाइव करना पड़ेगा। हमें अपने कल्चर की तरफ हेट्रेड नहीं करनी होगी, बल्कि उसको और ज़्यादा अपनाना होगा ब्रिटिशर्स को रेसिस्ट करने के लिए। और यहाँ से शुरू हुई राइट विंग आइडियोलॉजी। जो तीसरा पॉइंट है वो ब्रिटिशर्स का जो इम्पैक्ट रहा हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो पे वो है। जैसे कि दो तरह के सिनेरियोस निकलते हुए नजर आते थे उस वक्त। एक था मॉडरेट नेशनलिज्म, जहाँ पे एक सेक्शन ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स या लीडर्स कहते थे कि हमें भी इक्वल राइट्स दीजिए, रूल चाहे आप ही कीजिए, पावर आप ही की रहेगी, लेकिन इक्वल राइट्स इंडियंस के भी होंगे, हमारी लीडरशिप के भी होंगे। और एक था एक्सट्रीमिस्ट का साइड। वो सेक्शन कहता था कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दीजिए, पूर्ण स्वराज दीजिए। तो ये तीन पॉइंटर्स फाइनली बने बेसिस ऑफ टुडेज लेफ्ट विंग एंड राइट विंग आइडियोलॉजीज। अब पहले समझते हैं हम इंडियन राइट विंग आइडियोलॉजी। तो शुरुआत से ही इंडियन राइट विंग आइडियोलॉजी जो है वो वेस्टर्न राइट विंग आइडियोलॉजी से थोड़ी सी डिफरेंट है। इंडियन राइट विंग आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कल्चरल नेशनलिज्म पे और हमारे एंशियंट हिंदू प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस पे। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो अर्ली 20th सेंचुरी में या लेट 19th सेंचुरी में एक कल्चरल नेशनलिज्म को अपनाने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला। कुछ ग्रुप्स थे, कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वो चाहते थे कि हिंदू सोसाइटी का रिवाइवल हो। वो चाहते थे कि हम अपनी वैदिक प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा जाएं, उसको दोबारा से अपनाएं और एक गर्व महसूस करें इन बीइंग अ हिंदू। इसी तरह से ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने, और वो भी यही चाहते थे कि हिंदू समाज का रिवाइवल हो, हिंदू ट्रेडिशंस का रिवाइवल हो, और जो एक खराब प्रथाएं हिंदू ट्रेडिशंस के साथ, हिंदू रिलीजन के साथ एसोसिएट हो गई थी, जैसे कि सती प्रथा है, इन सबको हटाया जाए और हिंदू इन इट्स प्योर फॉर्म, हिंदुइज्म इन इट्स द वेरी ओरिजिनल फॉर्म, उसको अपनाया जाए। तो हालांकि ये ब्रह्मो समाज है, ये आर्य समाज है, इनकी स्थापनाएं की गई, पर ये कोई पॉलिटिकल लिंक्ड सोसाइटीज नहीं थी। ये इंडिविजुअल सोसाइटीज थी जो सिर्फ हिंदुइज्म के डायरेक्शन में काम कर रही थी। इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था अर्ली 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में भी। लेकिन फिर भी इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा राइट विंग आइडियोलॉजी का एस्टैब्लिशमेंट में इन इंडिया। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज डू लाइक अस एंड शेयर अस। राइट विंग आइडियोलॉजीज को स्टैब्लिश करने में जो एक बहुत बड़ा नाम आता है वो आता है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक हमारे इनिशियल फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। वो चाहते थे कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाएं।
और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया निकाला जहां पे वो नेशनलिज्म और कल्चर को मर्ज कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जो इंडियन सोसाइटी है, जो हिंदू सोसाइटी है, वो बहुत ही कॉलोनाइज्ड और बहुत ही डिवाइडेड है। उनको ये समझ में आया कि अगर इस डिवाइडेड सोसाइटी को एक करना है, अगर इसमें यूनिटी स्टैब्लिश करनी है, तो इस इमोशनल सोसाइटी को हमें इमोशंस के लिए ही ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो उन्होंने पाथ चुना वो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को चुना। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को एक पब्लिक इवेंट बना दिया। ओरिजिनली जो गणेश उत्सव था वो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता था एज अ प्राइवेट इवेंट, सब अपने अपने घर में से सेलिब्रेट करते थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि पंडाल्स लगवाने स्टार्ट किए, जहां पे हिंदू सोसाइटी के सारे कास्ट, क्रीड, सारे अलग अलग तरह के बैकग्राउंड के लोग एक साथ इकट्ठा होते थे और गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पे लोग एक तरह से हिंदू कल्चरल ट्रेडिशंस को लेके साथ में यूनाइट तो हो ही रहे थे, और इन पंडाल्स में एक इनोवेटिव तरीका निकल के आया जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने बैन लगाया हुआ था लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पे, उसको भी बाईपास कर दिया गया। ये रिलीजियस गैदरिंग की तरह प्रेजेंट किया गया, जहाँ पे एक्चुअली रिलीजियस प्रैक्टिस होती भी थी, वहाँ पे गणेश चतुर्थी ही सेलिब्रेट की जाती थी, लेकिन वहाँ पे नेशनलिस्ट आइडियाज को भी डिस्कस किया जाता था, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को डिस्कस किया जाता था, वहाँ पे पैट्रियोटिज्म को डिस्कस किया जाता था। और ये इस तरह के डिस्कशंस बहुत ज्यादा जरूरी थे हिंदू सोसाइटी को जगाने के लिए, उसकी अवेकनिंग के लिए, उनके दिलों में पैट्रियोटिज्म को जगाने के लिए, और फाइनली ब्रिटिश रूल को रेसिस्ट करने के लिए। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में एक और इवेंट सेलिब्रेट करना शुरू किया, वो था शिवाजी महाराज का इवेंट। इस इवेंट में बाल गंगाधर तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज की जो उपलब्धियां थी, उन्होंने जिस तरह से फॉरेन रूल के अगेंस्ट पूर्ण स्वराज प्राप्त किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी, उसको वो डिस्कस करते थे। इन मराठा किंग की डिस्कशन के ऊपर वो जो हमारे उस टाइम के यंगस्टर्स थे, उनके दिलों में दोबारा ये आग जलाना चाहते थे कि हम भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले सकते हैं, वी डिजर्व इट। और जिस तरह से, जिस ब्रेवरी से छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये चीज प्राप्त की थी मुगल्स के टाइम, वही सेम चीज हमें ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी दोबारा दोहरानी थी। इस तरह से एक सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म यंगस्टर्स के अंडर आता था। तो ये जो दो इवेंट्स हुए, 1893 का गणेश उत्सव और 1895 का शिवाजी महाराज का फेस्टिवल, इन दोनों फेस्टिवल्स ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। ये दोनों ही फेस्टिवल्स ने इंडियन पैट्रियोटिज्म को जगाया था, हिंदू सोसाइटी को एक किया था, और हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री में हमको गर्व महसूस करवाना दोबारा स्टार्ट किया था। तो जब भी हम इंडियन राइट विंग आइडियोलॉजी की बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के आता है वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस को स्टैब्लिश किया था केशव बलीराम हेगड़ेवर ने 1925 में, लेकिन इसको जो स्टैब्लिश करने का जो एक ख्याल आया था वो ओरिजिनली हेगड़ेवर का नहीं था। इसका इंस्पिरेशन डॉक्टर हेगड़ेवर को विनायक दामोदर सावरकर से आया था, जिनको हम और ज्यादा पॉपुलराइज करते हैं वीर सावरकर के नाम से। तो वीर सावरकर ने ही सबसे पहले हिंदुत्व को डिफाइन किया था। 1923 में वीर सावरकर की एक बुक आई थी, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। उसमें इन्होंने हिंदुत्व को डिफाइन किया था और उन्होंने बोला था जो भी इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी इंडिया को अपनी पितृभूमि मतलब फादरलैंड की तरह देखती है। पितृभूमि वो जगह हुई जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स रहते थे, और इंडिया को वो पुण्य भूमि मतलब कि होली लैंड, मतलब कि उस जगह की तरह देखती है जहाँ पे आप कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस प्रैक्टिस होते हैं, जहाँ पे आपकी सेक्रेट साइट्स हैं। जो भी ग्रुप, इंडिविजुअल या फिर एक कम्युनिटी इंडिया को पुण्य भूमि और पितृभूमि की तरह देखती है, समझती है और मानती है, वही हिंदुत्व कहलाता है। इस आइडिया से हेगड़ेवर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, और इस इंस्पिरेशन को लेते हुए हिंदुत्व के ऊपर आरएसएस की स्थापना हेगड़ेवर ने की थी। अब आइडिया तो ये सावरकर का था, स्टैब्लिश इसको हेगड़ेवर ने किया था, लेकिन दोनों की जो आइडियोलॉजीज थी वो बहुत डिफरेंट थी। हेगड़ेवर आरएसएस को स्टैब्लिश करके सिर्फ हिंदू सोसाइटी, कल्चर और ट्रेडिशन को स्ट्रेंथन करना चाहते थे,
वो कभी भी पॉलिटिकल एजेंडास को आरएसएस में नहीं लाना चाहते थे। उसी की दूसरी तरफ जो सावरकर थे, वो बिलीव करते थे कि आरएसएस ये बहुत ही बड़ी भूल कर रहा है। वो इसीलिए सावरकर आरएसएस को क्रिटिसाइज करते थे और कहते थे कि आप सिर्फ कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, आप एक एपॉलिटिकल पार्टी हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है। सावरकर बहुत ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे और वो पॉलिटिकल एजेंडास को फुलफिल करना चाहते थे। इसीलिए वो काम करते थे हिंदू महासभा के एस्टैब्लिशमेंट में, जो एक बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव पार्टी थी। तो इस तरह से हालांकि हेगड़ेवर और सावरकर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन दोनों की मान्यताएं और दोनों ने जो ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश किया वो बहुत ही डिफरेंट था। अगर हेगड़ेवर की आइडियोलॉजी को हम समझने की कोशिश करें तो उन्होंने आरएसएस की स्थापना सिर्फ और सिर्फ हिंदू यूनिटी के लिए की थी। वो चाहते थे कि हिंदूज एकजुट हो जाएं। अब 1920s में ना बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स हो रहे थे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। इन राइट्स में हेगड़ेवर को ये समझ में आया कि जो हिंदू सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ज्यादा पैनिकी है। इसको देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो हिंदूज को स्ट्रेंथन करे, उनमें यूनिटी जगाए और उनको एकजुट होना सिखाए। इसीलिए उन्होंने आरएसएस की स्थापना की और इसके स्थापना में उन्होंने हिंदूज को ये सिखाया कि आपको अपने कल्चर में प्राइड लेनी है, आपको एकजुट होना है। तभी जो फॉरेन एनिमी है उस वक्त का, जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल रूल था, उसको आप ओवरपावर कर पाओगे, उसको आप ओवरथ्रो कर पाओगे। यहाँ पे भी वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स से लड़ नहीं रहे थे, वो काम तो कर रहे थे हिंदूज की एकजुट होने में, लेकिन इनडायरेक्टली वो हिंदूज को तैयार कर रहे थे ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए। हेगड़ेवर ये जानते थे कि हिंदूज में डिसिप्लिन नहीं है, उनको अपनी कल्चर को लेके गर्व नहीं है। इन्हीं चीजों को हटाने के लिए उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। उन्होंने हिंदूज में कैरेक्टर ट्रेनिंग की। उन्होंने हिंदूज को सिखाया कि आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाएं, आप अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस करें, आप उस पर गर्व महसूस करें। हेगड़ेवर मानते थे कि अगर आपको अपनी सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना है तो आपके जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रेडिशंस हैं, रूल्स हैं, कल्चर है, मान्यताएं हैं, उन सबको अपनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और उसी को अपने एनिमी के अगेंस्ट यूज करना पड़ेगा। और यहीं से आरएसएस की स्थापना हुई और यही था आरएसएस का एक मेजर एजेंडा हमारे इंडिपेंडेंस के पहले। पोस्ट इंडिपेंडेंस आरएसएस ने रियलाइज किया कि उनको भी पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा, पर आरएसएस खुद पॉलिटिक्स में नहीं उतरी। उसका एक आइडियोलॉजिकल सिबलिंग बना जो था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ ही आगे जाके भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनी, जो आज हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है। तो अगर हम आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजीज को समझने की कोशिश करें पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वो ये मानती है कि नेशनलिज्म जो इंडिया में होना चाहिए वो हिंदू एज अ कल्चर से निकलता है। हिंदुइज्म को एक स्पेसिफिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए हमारे कंट्री में, हिंदुत्व को अपनाना चाहिए और इसके अलावा हमको कल्चरल नेशनलिज्म स्टैब्लिश करना चाहिए। यही राइट विंग की बेस बनी। इसके अलावा ये मानते हैं कि अगर आपको कंट्री में कल्चरल नेशनलिज्म लाना है या फॉर दैट रीजन नेशनलिज्म ही लाना है, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो अपीजमेंट पॉलिसीज फॉलो होती हैं वो ना हो। अपीजमेंट पॉलिसीज का यहाँ पे मतलब है कि आप मेजॉरिटीज और माइनॉरिटीज में डिफरेंशिएट करें। आप माइनॉरिटीज के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो उनका उद्धार करें और मेजॉरिटीज के सेंटिमेंट्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप ओवरलुक करें। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि माइनॉरिटीज का एक तरह से यूज किया जाता है वोट बैंक के लिए, इलेक्टोरल सक्सेस के लिए, और मेजॉरिटी को ओवरलुक किया जाता है। ये चीजें सोसाइटी में एक यूनिटी को खराब करने का काम करती हैं। ये कहते थे कि सबको इक्वल राइट्स दें, ना मेजॉरिटी को ज्यादा मिले ना माइनॉरिटी को ज्यादा मिले, सबको इक्वल मिले, कोई भी अपीजमेंट ना हो।
और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इनका बिलीफ सिस्टम था वो ये था कि इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिसइंटीग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इसी बेसिस पे आपका नेशन इंडिया ग्रो करे। ये था आरएसएस की मान्यताएं और यही बनी आरएसएस के अलावा हमारे राइट विंग आइडियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि एक लेफ्ट विंग पार्टी दैट वाज कांग्रेस वो बनी रूलिंग पार्टी, और हमने जो डेमोक्रेसी अपनाई वो एक सेक्युलरिज्म ओरिएंटेड डेमोक्रेसी अपनाया। अब सेक्युलरिज्म में होना तो ये चाहिए था इक्वल राइट्स फॉर ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और बैकग्राउंड, लेकिन हो रहा था इसका उल्टा। दैट इज जो अभी हमने अपीजमेंट पॉलिसीज डिस्कस की। जो उस वक्त की रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, वो सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन के अगेंस्ट जाते हुए जो उस वक्त की माइनॉरिटीज थी उनको फेवर कर रही थी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हज यात्रा के लिए एक स्पेशल कैपिटल दिया जाता था, ये अब हट गया है। ये सब्सिडी जो दी जाती थी ये अब हट गई है, लेकिन उस टाइम ये उस कम्युनिटी को दी जाती थी। एक बहुत बड़ा जो केस निकल के आया था इस डायरेक्शन में वो था 1985 में शाहबानो का केस, जहां पे पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न किया और मुस्लिम लेडीज के राइट्स को अलग रखा गया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द विमेन। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि तब की रूलिंग पार्टी इस माइनॉरिटी ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के प्रेशर के अंडर थी। इसके अलावा जो पर्सनल लॉस का एक तरह से जो यूज करना शुरू किया गया, जो अगेन सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन के तो बिल्कुल उल्टा था, जहां पे 3 तलाक, जो अब हट गया है लेकिन तब था, 3 तलाक हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, ये सब एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। ये तो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन ही नहीं है। आप एक स्पेसिफिक माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रिविलेजेस, राइट्स, पर्सनल लॉज उनके लिए पास करते जा रहे हैं, जो हमारे सेक्युलर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। दिस वाज अपीजमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक माइनॉरिटी ग्रुप। ये राइट विंग ने ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने बोला सेक्युलरिज्म में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई मेजॉरिटी है या कोई माइनॉरिटी है, आप सबको एक ही तरह ट्रीट कीजिए, आप सबको इक्वल राइट्स दीजिए, आप सबके लिए सेम लॉ रखिए, किसी को बढ़ावा नहीं दीजिए, किसी को नीचे मत गिराइए, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और यही थी असली सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन जो उस वक्त फॉलो नहीं की जा रही थी। अब आते हैं हम लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी पे कि इंडिया में लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की स्टार्ट कहां से हुआ। अब इसी ही टाइम पे जब राइट विंग आइडियोलॉजीज ऊपर उठना शुरू हो रही थी आपके लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में, तभी साइड बाय साइड लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज भी उठना शुरू हो रही थी। जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि उस वक्त इनइक्वालिटीज बहुत थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही थी सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल रूल की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। हमारे इंडियन थिंकर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने ये देखा कि ग्लोबल लेवल पे जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं वो वर्ल्ड को हेल्प कर रहे हैं इन इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए। हमारे थिंकर्स और फ्रीडम फाइटर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए कार्ल मार्क्स से, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए लेनिन से, और उनकी ये जो आइडियोलॉजीज थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, इसमें इन्होंने रास्ते निकालने शुरू किए। इन आइडियोलॉजीज से, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज से हमारे थिंकर्स ने ये सीखा कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इक्वालिटी स्टैब्लिश करने से जो ब्रिटिशर कॉलोनियल रूल है उसको ओवरथ्रो किया जा सकता है। जो लेबर इनइक्वालिटी है, जो वेलफेयर नहीं हो रहा है लोगों का, जो सप्रेशन हो रहा है लोगों का, जो इकोनॉमिक एक तरह से स्टेबिलिटी खत्म है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन सबको डील करने के लिए सोशलिस्ट आउटलुक काम कर सकता है। कार्ल मार्क्स की इस सोशलिस्ट आउटलुक ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे थिंकर्स को एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया
ये समझने के लिए कि हाँ, राइट विंग के अलावा लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी कैन बी अ बिगर और अ बेटर सोल्यूशन टू उस टाइम की प्रॉब्लम्स, which was inequality in all the domains of the society. इसके बाद जो अगली चीज इंस्पायर कर रही थी हमारे थिंकर्स को और हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, वो थी रशियन रेवोल्यूशन का सक्सेस इन 1917. इस रशियन रेवोल्यूशन के सक्सेस से हमारे थिंकर्स और फ्रीडम फाइटर्स ने पहली चीज ये सीखी कि अगर आप मास लेड रेवोल्यूशन करते हैं, जहां पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, स्ट्राइक्स कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहा है, उस केस में जो रूलिंग ऑप्रेसिव गवर्नमेंट है, रिजीम है, उसको आप ओवरथ्रो कर सकते हैं. इन्होंने सीखा कि जो पीजेंट्स हैं, जो वर्किंग क्लास है, वो भी एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल चेंज बन सकते हैं. और तीसरी चीज इन्होंने ये सीखा कि सोशलिस्ट आइडियाज एक तरीका हो सकते हैं इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए. जिस तरह से राइट विंग आइडियोलॉजी की जो सबसे इनिशियल पार्टी थी वो एक तरह से आरएसएस को माना जाता है, उसी तरह से लेफ्ट विंग को फेवर करती हुई जो सबसे पहली पार्टी इंडिया में बनी वो थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. तो 1917 में जब सीपीआई को बनाया गया, उस वक्त सीपीआई का मेन एजेंडा था कि जो भी सोशल इनजस्टिस है इंडिया में और जो कॉलोनियल रूल है उसको जड़ से हटाना है. और इसका जो तरीका उन्होंने अपनाया था वो था थ्रू रेवोल्यूशंस. वो चाहते थे कि आपके मास रेवोल्यूशंस के थ्रू वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को इंडिया से जड़ से हटा दें. इसका जो उनको इंस्पिरेशन आ रहा था वो रशियन रेवोल्यूशन से ही आ रहा था. वो वहीं से सारा मोटिवेशन ले रहे थे और इसको पूरा सपोर्ट कर रहा था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल. ये था सोवियत यूनियन का एक पार्टी जो सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जितनी भी कॉलोनीज थी वहां पे कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे, उनको रास्ता दिखाते थे. अगर इंडिया की बात करें तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इंडियन मूवमेंट को भी इसी तरह से सपोर्ट कर रहा था. इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर थे जो इंडियन ओरिजिन थे, हु वाज मिस्टर एम.एन. रॉय. एम.एन. रॉय क्योंकि इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, उन्होंने ही इंडियन मूवमेंट को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ ज्वाइन किया और हर तरह की हेल्प प्रोवाइड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को. सीपीआई के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की गई थी लेबर लॉज के रिफॉर्म के लिए, लैंड लॉज के रिफॉर्म के लिए, जो पीजेंट्स थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, वर्किंग क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ये पार्टी वेलफेयर पे काम करती थी वर्किंग क्लास के, लैंड लॉज को चेंज करने के लिए और लेबर लॉज को स्ट्रेंथन करने के लिए. ये भी एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की ही पार्टी थी और इसका बहुत ज्यादा रोल है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ. अब लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी में जो एक बहुत बड़ा नाम हमेशा हमको याद आता है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का. तो नेहरू जी ने 1920s में सोवियत यूनियन को विजिट किया था और यूरोप की कुछ कंट्रीज को भी विजिट किया था. अब सोवियत यूनियन में जो उन्होंने हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, जो हो रहा था मार्क्सिज्म की वजह से, जो हो रहा था वहाँ की सोशलिस्ट मूवमेंट की वजह से, उससे नेहरू जी बहुत इंस्पायर हुए. उन्होंने देखा किस तरह से सोवियत यूनियन में इतना हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जो बिल्कुल ही उल्टा था उस वक्त की इंडियन पॉवर्टी में जो ब्रिटिश राज में थी. इससे नेहरू जी को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली. इससे उनको सोशलिस्ट विजन मिला और वो सोशलिज्म को अपनाने लगे. लेकिन नेहरू जी के विजन में सोशलिज्म एक रेवोल्यूशन नहीं था. ओरिजिनली सोशलिज्म को जो है एक रेवोल्यूशन की तरह ही देखा जाता था, पर नेहरू जी का जो विजन था सोशलिज्म को लेकर वो रेवोल्यूशन नहीं था. नेहरू जी ने इसको एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस की तरह देखा. नेहरू जी ये मानते थे कि कंट्री में स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था. वो कहते थे कि स्टेट लेड डेमोक्रेसी कंट्रोल के अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इनइक्वालिटीज को हटाया जाए और
सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जाए। हर तरह का अपलिफ्टमेंट जो होना चाहिए था वो स्टेट ओन्ड होना चाहिए था। जो भी बिजनेस स्टैब्लिश होने चाहिए थे वो सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होने चाहिए। वो मानते थे कि डेमोक्रेसी लेड, पार्लियामेंट्री लेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही सक्सेस लेके आएगा। इसी विजन को नेहरू जी का, जिसमें वो सोशलिज्म और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक साथ जो लेके आए, इसको बोला गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेहरू जी की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए एक और जो बहुत बड़ा नाम है हमारी हिस्ट्री में, वो है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस भी ये मानते थे कि सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस भी ये मानते थे कि इनइक्वालिटीज हटनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। पर नेहरू जी से अलग सुभाष चंद्र बोस जो है वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड थे, वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी थे। वो मानते थे कि रेवोल्यूशंस के थ्रू ये सब चीजें अचीव की जा सकती हैं। वो भी सबके वेलफेयर की ही बात करते थे। वो भी ये बात करते थे कि हर तरह की इनइक्वालिटी हटनी चाहिए, लेकिन वो सोशल हायरार्की को हटाना चाहते थे। वो कास्टिज्म को अबॉलिश करना चाहते थे। ये सारी चीजें सुभाष चंद्र बोस की खासियत थी और नेहरू जी का खासियत था उनका सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। इन्हीं सिमिलर आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हुए हमारी कंट्री में लेफ्ट विंग बना और आगे बढ़ा। तो इंडिपेंडेंस के बाद हालांकि जो कॉमन एनिमी था हमारा, द कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिशर्स थे, वो तो चले गए थे, लेकिन अपने पीछे वो हमें दिए हुए घाव छोड़ गए थे। जैसे कि जो पॉवर्टी थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट था, जो सोशल इनजस्टिस था, वो बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा था इंडिया में। तो उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, और जो उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को अपनाया। उन्होंने सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को फॉलो करते हुए इकोनॉमिक इनजस्टिस और सोशल इनजस्टिस को टैकल करने की तरीके अपनाना शुरू करे। इसी टाइम सीपीआई जो थी वो भी कांग्रेस को फॉलो करने लगी और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री मेजर्स लेके सोशलिज्म को फॉलो करते हुए देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने लगी। लेकिन सीपीआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो अभी भी, जो ओरिजिनल सीपीआई का प्रिंसिपल था, दैट वाज रिवॉल्यूशन, उसको फॉलो करना चाहता था। इन डिफरेंसेस की वजह से सीपीआई के अंदर 1964 में सीपीआई दो हिस्सों में टूट गई। एक सीपीआई तो कांग्रेस के साथ काम करने लगी और पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स को यूज करते हुए कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ एक सीपीआई मार्क्सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, जो अभी भी ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स जो थी उनकी, जो रेवोल्यूशन को फॉलो करती थी, उसको ही फॉलो करते हुए कंट्री के अपलिफ्टमेंट की तरफ काम करने की कोशिश करने लगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों ही आइडियोलॉजीज ने प्री इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। दोनों ही आइडियोलॉजीज ने बहुत ज्यादा हेल्प किया इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए, इंडिया को एकजुट करने के लिए। उस टाइम लेफ्ट विंग की जो भी आइडियोलॉजीज थी, जो उस वक्त की रूलिंग पार्टी ने अपनाई, उस वक्त का डेवलपमेंट उसी की वजह से हुआ। जो इनिशियल रिक्वायरमेंट थी इंडिया की, जो अलग अलग तरह के इनजस्टिसेस थे, जो सोशल इनइक्वालिटी थी, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, उन सबको डील करने के लिए जो डेमोक्रेसी लेड कंट्रोल था, जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का डेवलपमेंट था, वो ठीक डिसीजन साबित हुआ और हमारी कंट्री उस टाइम के ब्रिटिशर्स के दिए हुए घाव से उभरना शुरू हुई। लेकिन पिछले 11 साल में जो इंडिया ने अचीव किया है, जो वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, जो हमने स्टेटस सोसाइटी में ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अटेन किया है, वो हमारी प्रेजेंट रूलिंग बीजेपी पार्टी, जो एक राइट विंग आइडियोलॉजी पे चलती है, उससे ये हमने प्राप्त किया है, ये हमने पाया है। तो इसी तरह से लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों ने ही हमारे पॉलिटिक्स में, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
So please do subscribe our YouTube channel, please do share our videos, and please do like our videos. For more such interesting discussions, for more such interesting researches, please do let me know and please do follow us. Thank you so much.